जरा सोचिए, अगर हम किसी कंप्यूटर ब्राउजर में एक साथ मतलब 3000 टैब खोल दें तो क्या होगा? अरे जाहिर सी बात है, सिस्टम पूरी तरह से हैंग हो जाएगा। बिल्कुल, स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी, कर्सर काम करना बंद कर देगा। एक रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर के दिमाग की हालत भी ना एकदम वैसी ही होती है। हाँ, जब उनके सामने किसी एक खाली पद के लिए हजारों रिज्यूमे का ढेर लगा होता है ना। एकदम सही। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम इसी बड़ी चुनौती को डीकोड करने वाले हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ इस बेहद खास चर्चा में। मैं भी इस चर्चा को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं केजीसी व्यापारवाला के फाउंडर और सीईओ गौरव कुमार के उस टैलेंट एक्विजिशन प्रोसेस ट्रेनिंग सेशन की, जिसने हायरिंग को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। जी, क्योंकि ये सेशन हायरिंग के शोरगुल के बीच एकदम सही इंसान को खोजने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका पेश करता है। और पता है, इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत एक बहुत ही शानदार कविता से होती है। मुझे उसकी पंक्तियां याद आ रही हैं। आज मुझ पर हंस रहे हैं जो, वो कल मेरा गुणगान करेंगे। करके दिखाऊंगा ऐसा कमाल, लोग मुझ पर अभिमान करेंगे। ये शुरुआत अपने आप में बहुत गहरी है। मतलब ये सिर्फ चंद पंक्तियां नहीं हैं। ये उस जिद, उस मानसिकता का ब्लूप्रिंट है जो हम किसी कैंडिडेट में ढूंढते हैं। सही कहा। तो जब हम वो ब्राउजर के 3000 टैब क्रैश होने वाली बात कर रहे थे, तो वो असल में उस स्थिति को दिखाता है जहां हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन सही टैलेंट को पहचानने की नजर नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, रिक्रूटमेंट केवल खाली कुर्सियों पर लोगों को बिठाने का काम तो है नहीं। ये तो भूसे के ढेर में से उस एक छोटी सी सुई को खोजने की प्रक्रिया है। हाँ, एक ऐसी सुई जो कंपनी के विजन के साथ खुद को जोड़ सके। लेकिन सुई तो तब मिलेगी ना जब हमें पहले से पता हो कि वो सुई दिखती कैसी है। यही बात है, और यहीं से हमारी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, तैयारी। जी, गौरव कुमार के सेशन में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि इंटरव्यू से पहले तैयारी कितनी जरूरी है। मतलब किसी भी कैंडिडेट को खोजने निकलने से पहले 15 चीजों की एक पक्की लिस्ट आपकी मेज पर होनी ही चाहिए। बिल्कुल, और अगर वो लिस्ट नहीं है तो वो वैसा ही है जैसे फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। यानी योजना बनाने में विफल होना असल में विफलता की ही योजना बनाना है। मुझे यहाँ एक रोजमर्रा का उदाहरण याद आ रहा है। क्या ये वैसा ही नहीं है जैसे बिना सामान की लिस्ट बनाए सुपरमार्केट में घुस जाना? अरे एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। बिना लिस्ट के हम क्या करते हैं? हम बस रंग बिरंगी पैकेजिंग देखकर ऐसी चीजें उठा लाते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती, और जो लाना था वो भूल जाते हैं। हाँ, और कॉर्पोरेट दुनिया में वो रंग बिरंगी पैकेजिंग असल में एक कैंडिडेट का चमकदार रेज्यूमे होता है। बिल्कुल, भारी भरकम शब्द, सुंदर लेआउट और बड़ी बड़ी डिग्रियां। इन्हें देखकर अक्सर मैनेजर प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें हायर कर लेते हैं, लेकिन 3 महीने बाद पता चलता है कि वो इंसान उस रोल के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। तो इसमें गलती किसकी हुई? इसमें कैंडिडेट की कोई गलती नहीं थी। गलती हायर करने वाले की थी, क्योंकि उसने पहले से तय ही नहीं किया था कि उसे असल में चाहिए क्या। सही कहा आपने। तो अगर हम उन 15 पॉइंट्स की बात करें जो इस तैयारी वाली लिस्ट में होने चाहिए, तो जॉब टाइटल, शिफ्ट की टाइमिंग, लोकेशन, ये सब तो बुनियादी बातें हैं। जी, वो तो है ही। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है केपीआई और केआरआई का स्पष्ट होना। क्या हम इसे थोड़ा और गहराई से समझ सकते हैं? बिल्कुल। केआरआई यानी की रिजल्ट इंडिकेटर, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मान लेते हैं कि एक कंपनी ने एक मार्केटिंग मैनेजर को हायर किया। ठीक है। अब इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, सैलरी भी तय हो गई, लेकिन कंपनी ने लिखित में ये तय नहीं किया कि इस व्यक्ति की सफलता को आखिर मापा कैसे जाएगा। तो फिर क्या होगा? अब वो मैनेजर रोज ऑफिस आता है, सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी और क्रिएटिव पोस्ट डालता है और सोचता है कि वो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहा है। हाँ, उसे तो यही लगेगा। लेकिन मैनेजमेंट दूसरी तरफ सोच रहा है कि भाई, इस इंसान के आने से हमारी सेल्स क्यों नहीं बढ़ी, लीड्स क्यों नहीं आ रही हैं, और 6 महीने बाद उस मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। बाप रे! देखा जाए तो ये पूरी तरह से सिस्टम की गलती थी। बिल्कुल। कैंडिडेट को तो पता ही नहीं था ना कि उससे असल में क्या उम्मीद की जा रही थी। मतलब ये तो वैसा ही हुआ कि आपने मुझे क्रिकेट के मैदान में उतार दिया, लेकिन ये बताया ही नहीं कि मुझे बैटिंग करनी है या बॉलिंग। अरे वाह, क्या बात कही आपने। और फिर आप नाराज हो रहे हैं कि मैंने गोल क्यों नहीं किया। हाँ, एकदम वही बात हो गई। और देखिए, सिर्फ केआरआई ही नहीं, उस 15 पॉइंट की लिस्ट में एक और बहुत अहम चीज है जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। वो है जॉब में आने वाली चुनौतियां। ये दिलचस्प है।
हम अक्सर इंटरव्यू में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ना कंपनी के बारे में। वही तो गलती है। हर काम में कुछ ऐसा होता है जो बहुत मुश्किल या उबाऊ होता है। हाँ, जैसे अगर किसी रोल में इंसान को दिन में 50 क्लाइंट्स की ना सुननी पड़े, या फिर महीने के आखिरी हफ्ते में रात 10 बजे तक काम करना पड़े। जी, तो ये बात उस तैयारी की लिस्ट में पहले से होनी चाहिए, ताकि हम इंटरव्यू में उस चुनौती को कैंडिडेट के सामने रख सकें और देख सकें कि उसका रिस्पॉन्स क्या है। एकदम सही। क्योंकि अगर आप तैयार नहीं हैं तो बाद में आपको चीजों की मरम्मत ही करनी पड़ेगी, जिसे सेशन में कहा गया है, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड यू हैव टू रिपेयर। बिल्कुल सही बात है। बिना तैयारी के अगर कोई सिस्टम में आ गया तो कंपनी के संसाधनों की पूरी बर्बादी है। जी हाँ। चलिए, अब मान लेते हैं कि हमारी सुपरमार्केट की लिस्ट पूरी तरह तैयार है। ठीक है। हमें बिल्कुल स्पष्ट है कि कैसा इंसान चाहिए। अब कागजों की दुनिया से बाहर निकलकर सीधे असल इंटरव्यू रूम में आते हैं। चलिए चलते हैं। कैंडिडेट सामने बैठा है। इंसान की फितरत होती है कि जब दो लोग पहली बार मिलते हैं तो माहौल की झिझक तोड़ने के लिए थोड़ी हल्की फुल्की बातें करते हैं। हाँ, आइस ब्रेकिंग जैसे कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन गौरव कुमार का सेशन हमें एक बहुत सख्त लक्ष्मण रेखा के बारे में आगाह करता है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो इंटरव्यू में पूछना पूरी तरह से पाप है। और ये लक्ष्मण रेखा बहुत जरूरी भी है। अक्सर इंटरव्यू लेने वाले अनजाने में कुछ ऐसी बातें पूछ बैठते हैं जो किसी भी प्रोफेशनल बातचीत का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बेहद निजी सवाल। जी, जैसे किसी से पूछना कि क्या आप सिंगल हैं, आपकी शादी हो गई है क्या, या परिवार आगे बढ़ाने का क्या प्लान है। ये सवाल कैंडिडेट को असहज तो करते ही हैं, साथ ही पूरी तरह से गैर जरूरी हैं। और मैंने देखा है कि राजनीतिक और धार्मिक सवालों को भी इस पाबंदी वाली लिस्ट में रखा गया है। बिल्कुल रखा गया है। जैसे कैंडिडेट से पूछना कि वो किस पार्टी को वोट देते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, या उनका धर्म क्या है, हिंदू है या मुसलमान। ये सवाल कभी नहीं पूछने चाहिए। हम यहाँ निष्पक्ष रूप से इस सोर्स का विश्लेषण कर रहे हैं जो ये साफ कहता है कि ऐसे सवाल एक सफल हायरिंग में दीवार बन जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ थोड़ा सा काउंटर आर्ग्यूमेंट रखूं। हाँ, बिल्कुल रखिए। बहुत से मैनेजर्स ये दलील देते हैं कि भाई, जब हम किसी इंसान के साथ दिन के 9 घंटे बिताने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका सोचने का तरीका क्या है। वो इसे कल्चरल फिट का नाम देते हैं। उनका तर्क होता है कि टीम में अच्छी बॉन्डिंग के लिए लोगों की मानसिकता मिलनी चाहिए। तो क्या ये सवाल पूछना सच में इतना गलत है? देखिए, इस कल्चरल फिट वाले तर्क में ना एक बहुत बड़ा झोल है। हमें बॉन्डिंग और क्लोनिंग के बीच का फर्क समझना होगा। क्लोनिंग मतलब आप कह रहे हैं कि वो अपने जैसे लोग ढूंढ रहे? बिल्कुल। जब कोई मैनेजर ये सोचता है कि जो इंसान मेरी जैसी राजनीतिक विचारधारा रखता है या मेरे ही धर्म का है वो टीम के लिए अच्छा होगा, तो वो एक अच्छा कर्मचारी नहीं, अपनी खुद की परछाई ढूंढ रहा है। ओह, यानी वो अनजाने में अपने खुद के बायस या पूर्वाग्रह को उस कैंडिडेट पर थोप रहा है। जी हाँ, मानव मस्तिष्क बहुत चालाकी से काम करता है। अगर शुरुआती 5 मिनट में मैनेजर को पता चल जाए कि कैंडिडेट भी उसी पार्टी का समर्थक है, तो दिमाग में एक हेलो इफेक्ट बन जाता है। हेलो इफेक्ट मतलब एक सकारात्मक छवि बन जाती है बिना किसी लॉजिक के। एकदम सही। अब वो मैनेजर उस कैंडिडेट की कमजोरियों को नजरअंदाज करने लगेगा। उसे लगेगा कि अरे ये तो मेरे जैसा सोचता है, तो जाहिर है इसकी कोडिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। यहीं पर निष्पक्ष मूल्यांकन यानी ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि कल्चरल फिट के नाम पर अगर हम सिर्फ अपने जैसे ही लोगों को हायर करते जाएंगे तो कंपनी एक इको चेम्बर बन जाएगी। हाँ, जहाँ सब लोग बस एक ही तरीके से सोचते हैं और जहाँ सब एक जैसा सोचेंगे वहाँ इनोवेशन या नयापन कभी नहीं आ सकता। सही बात है। अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग विचारों वाले लोग जब एक साथ आते हैं तभी समस्याओं का नया समाधान निकलता है। इसीलिए इन सवालों को लक्ष्मण रेखा के बाहर रखा गया है। यह बहुत ही शानदार नजरिया है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी उलझन आ रही है। बताइए, क्या उलझन है? अगर हम किसी इंसान से सीधे तौर पर उसकी निजी जिंदगी या उसकी सोच के बारे में कुछ पूछ ही नहीं सकते, तो फिर उस इंसान के असली स्वभाव को डिकोड कैसे किया जाए? ये एक अच्छा सवाल है। क्योंकि रेज्यूमे पर तो हर कोई अपनी कमियों को छिपाकर खुद को एकदम परफेक्ट इंसान की तरह पेश करता है ना, तो उस कागज के पीछे छिपे असली इंसान तक कैसे पहुंचे? यहीं से उस कला की शुरुआत होती है जिसे हम ओपन एंडेड सवालों का विज्ञान कह सकते हैं। ओपन एंडेड सवाल? हाँ, देखिए, जब हम क्लोज एंडेड सवाल पूछते हैं तो जवाब सिर्फ हाँ या ना में आता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप दबाव में काम कर सकती हैं,
तो मैं तो यही कहूंगी, जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। दुनिया का हर कैंडिडेट यही कहेगा। बिल्कुल, इसीलिए ये सवाल पूछना महज समय की बर्बादी है। लेकिन ओपन एंडेड सवाल वो होते हैं जो कैंडिडेट को अपनी कल्पना, अपने अनुभव और अपनी असली सोच को सामने रखने पर मजबूर कर देते हैं। गौरव कुमार के सेशन में ऐसे सवालों का पूरा एक खजाना दिया गया है। जैसे एक सवाल जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, आपके हिसाब से आपकी ड्रीम जॉब क्या है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हाँ, क्योंकि इसका कोई एक सही या गलत जवाब नहीं होता। कैंडिडेट इसे रटकर नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं। उसे उसी वक्त सोचना होगा। और जब कैंडिडेट जवाब देता है तो आप सिर्फ ये नहीं सुन रहे होते कि उसे क्या काम पसंद है, तो हम और क्या देख रहे होते हैं? इस रोल के लिए वो इंटरव्यू दे रहा है उसमें कितना अंतर है। मान लीजिए किसी की ड्रीम जॉब अकेले बैठकर रिसर्च करना है, ठीक है। और आप उसे एक ऐसी टीम लीडर की पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं जहां उसे रोज 20 लोगों से बात करनी है। अरे, तो तुरंत समझ आ जाएगा कि यहाँ बहुत बड़ा मिसमैच है। एकदम सही। इसी लिस्ट में एक और सवाल है जो मुझे बड़ा अजीब लेकिन जरूरी लगा। पिछली कंपनी की सबसे अच्छी बात और 3 सबसे बुरी बातें क्या थी? ये सवाल तो समझ लीजिए इंसान के दिमाग का एक्सरे कर देता है। वो कैसे? मतलब क्या हम ये जानना चाहते हैं कि पुरानी कंपनी कितनी खराब थी? नहीं, पुरानी कंपनी की बुराई सुनना मकसद नहीं है। मकसद ये देखना है कि सामने वाला इंसान नकारात्मक परिस्थितियों को प्रोसेस कैसे करता है। मैं समझ रही हूँ। क्या वो लगातार शिकायतें करने वाला इंसान है जो अपनी हर परेशानी का दोष मैनेजमेंट या बॉस पर मढ़ देता है? हाँ, या फिर वो उन बुरी बातों को रचनात्मक तरीके से पेश करता है। जैसे अगर कोई कहे कि पिछली कंपनी का प्रोसेस थोड़ा धीमा था, इसलिए मैंने वहां धैर्य रखना सीखा। बिल्कुल, उसका नजरिया उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग है जो बस ये कहता है कि वहां सब बेवकूफ थे। सही कहा। और एक सवाल जो मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट के अहंकार पर सीधा वार करता है, वो है पिछली बार आपने सबसे बड़ी गलती क्या की थी? ये पूरे इंटरव्यू का शायद सबसे शक्तिशाली सवाल है। हम सभी इंसान हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन जब ये अचानक पूछा जाता है तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं। हाँ, और फिर कुछ लोग चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं ना। बिल्कुल, वो कहते हैं मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं अपने काम में बहुत ज्यादा परफेक्शन ढूंढता हूँ। अरे हाँ, मतलब वो ये जताना चाहते हैं कि मेरी तो गलती भी असल में मेरी एक खूबी ही है। जो कि एक झूठा और बनावटी जवाब है। लेकिन इसके उलट अगर कोई कैंडिडेट सच कहता है, जैसे क्या? लेकिन उसके बाद मैंने पूरी टीम के साथ बैठकर उसे ठीक किया और आगे के लिए एक नया चेकलिस्ट सिस्टम बनाया। वाह, यहाँ आप उस इंसान की सच्चाई देख रहे हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि वो अपनी गलती मानने का साहस रखता है और सबसे अहम बात, वो गलतियों से सीखता है। रेज्यूमे कभी आपको ये नहीं बता सकता कि जब दबाव पड़ेगा तो कौन सा इंसान अपनी गलती छिपाएगा और कौन जिम्मेदारी लेगा। ये ओपन एंडेड सवाल ही उस परत को हटाते हैं। एकदम सही कहा आपने। ऐसे और भी सवाल हैं, जैसे अगर कोई आपको बुरा भला बोले तो आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, या फिर किस तरह के बॉस और माहौल में आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। यहाँ तक कि मजे के लिए क्या करते हो जैसा कैजुअल सवाल भी बहुत कुछ बता देता है। हाँ, क्योंकि इससे पता चलता है कि वो इंसान काम के अलावा अपनी मानसिक ऊर्जा को कैसे रिचार्ज करता है। तो अगर हम इन सभी सवालों के पैटर्न को ध्यान से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हम किसी की कोडिंग स्पीड, मार्केटिंग नॉलेज या डिग्री को नहीं नाप रहे हैं। हम कुछ और ही टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कुछ और ही किसी भी बिजनेस की सफलता की असली चाबी है। इन सारे सवालों का अंतिम लक्ष्य ये जानना है कि सामने बैठा व्यक्ति वो काम आखिर क्यों करना चाहता है, उसकी प्रेरणा का स्रोत क्या है। तो क्या हम यहाँ पैसे से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं? बिल्कुल, केजीसी व्यापार वाला के इस ट्रेनिंग प्रोसेस का सबसे मूल दर्शन यहीं पर आकर टिकता है। अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है तो वो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। अब देखिए, यहाँ बहुत से लोग सोच सकते हैं कि ये बात तो थोड़ी किताबी या आदर्शवादी हो गई। दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी रोजी रोटी चलाने और पैसा कमाने के लिए ही तो नौकरी करते हैं। इसमें गलत क्या है? पैसा कमाना बिल्कुल गलत नहीं है, वो एक बुनियादी जरूरत है। लेकिन जब ट्रेनिंग सेशन में ये कहा जाता है कि सिर्फ पैसे के लिए काम करने वालों को हायर नहीं करना चाहिए, तो इसका एक गहरा मतलब है। वो मतलब क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, जब कंपनी मुनाफे में चल रही होती है, सब अच्छा होता है, तब तो हर कोई मेहनत से काम करता है। हाँ, वो तो है। लेकिन हर बिजनेस में एक समय ऐसा आता है जब बाजार गिरता है, कोई बड़ा संकट आता है। ऐसे समय में जो इंसान सिर्फ पैसे से मोटिवेटेड था, वो सबसे पहले अपना रिज्यूमे अपडेट करता है और कोई दूसरा सुरक्षित दरवाजा ढूंढने लगता है। बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति उस काम से प्यार करता है,
जिसकी प्रेरणा उस काम के प्रति उसका जुनून है, वो संकट के समय अपनी पूरी जान लगा देता है। एकदम सही। वो उस चुनौती को अपना व्यक्तिगत चैलेंज मान लेता है और कंपनी को मुश्किल से बाहर निकालने के लिए दिन रात एक कर देता है। यही वजह है कि गौरव कुमार के ट्रेनिंग सेशन में उस एक नियम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, जिसे हायरिंग का गोल्डन रूल कह सकते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन नहीं हायर की जाती, एटीट्यूड हायर किया जाता है। क्या बात है, एटीट्यूड हायर किया जाता है। जी, क्योंकि ये स्किल्स, सॉफ्टवेयर चलाना या कोई नई तकनीक, ये सब चीजें किसी भी इंसान को 6 महीने की ट्रेनिंग में सिखाई जा सकती हैं। हाँ, वो तो सीखी जा सकती हैं। लेकिन ईमानदारी, मुश्किलों से जूझने का जज्बा और लगातार कुछ नया सीखने की ललक, ये चीजें सिखाई नहीं जा सकती। ये एक इंसान के एटीट्यूड का हिस्सा होती हैं। बिल्कुल। अगर हम दुनिया की किसी भी महान कंपनी की केस स्टडी पढ़ें तो उनके शुरुआती दिनों की सफलता के पीछे यही एटीट्यूड सबसे बड़ा सीक्रेट सॉस होता है। जी हाँ। जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पिछले 5 सालों में आपके अंदर क्या-क्या परिवर्तन आए हैं, तो दरअसल उस इंसान के ग्रोथ माइंडसेट को देखा जा रहा होता है। ये देखा जाता है कि क्या ये व्यक्ति समय के साथ खुद को बदलने का एटीट्यूड रखता है या नहीं। क्वालिफिकेशन हमें महज ये बताती है कि किसी इंसान ने अतीत में क्या-क्या किया है, लेकिन उसका एटीट्यूड हमें विश्वास दिलाता है कि वो आने वाले भविष्य में किस तरह बर्ताव करेगा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के सारे बिखरे हुए धागों को एक साथ समेटें, तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। बेहतरीन हायरिंग कोई किस्मत का खेल नहीं है कि बस एक विज्ञापन निकाला और कोई अच्छा इंसान मिल गया। ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, एक ऐसा विज्ञान जिसकी शुरुआत उन 15 पॉइंट्स की कठोर तैयारी से होती है, जहां हम कागज पर तय करते हैं कि हमारी जरूरतें और सफलता के पैमाने क्या हैं। और उसके बाद इंटरव्यू रूम के घुसते ही अपने खुद के पूर्वाग्रहों को बाहर छोड़ देने का अनुशासन आता है। ये याद रखना कि कल्चरल फिट के नाम पर क्लोनिंग नहीं करनी है, और उन निजी, राजनीतिक या धार्मिक सवालों की लक्ष्मण रेखा को कभी पार नहीं करना है। फिर आता है सही सवाल पूछने का हुनर। ऐसे ओपन एंडेड सवाल पूछना जो कैंडिडेट के रटे रटाए जवाबों को भेद कर उसकी सच्चाई को बाहर ले आएं। और अंत में तमाम डिग्रियों की चमक से ज्यादा काम के प्रति सही एटीट्यूड और जुनून को चुनने का साहस दिखाना। और ये बात भी स्पष्ट है कि ये ज्ञान सिर्फ किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट के HR डिपार्टमेंट के लिए ही नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई अपना छोटा सा कैफे शुरू कर रहा है या कोई मैनेजर 4 लोगों की एक छोटी सी टीम बना रहा है, तो ये नियम हर उस जगह लागू होते हैं जहां इंसानों को साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि बिजनेस अंततः इंसानों से चलते हैं, मशीनों से नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरी चर्चा हायरिंग को देखने के हमारे नजरिए को सच में एक नई गहराई देती है। और इसी गहराई के साथ इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो हमारे सोर्स में सीधे तौर पर नहीं था, लेकिन इस पूरी बातचीत के बाद दिमाग में गूंजता जरूर है। वो विचार क्या है? देखिए, हमने ये स्थापित किया कि किसी भी काम में सफलता के लिए स्किल्स से कहीं ज्यादा एटीट्यूड मायने रखता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति नौकरी के लिए आवेदन करता है तो सबसे पहले वो अपना रेज्यूमे भेजता है। हाँ। और रेज्यूमे क्या है? महज स्किल्स, डिग्रियों और पुराने अनुभवों की एक लिस्ट। सही बात है। उसमें एटीट्यूड मापने का कोई कॉलम तो होता नहीं। तो क्या ये संभव नहीं है कि सिर्फ एक कागज को देखकर सॉफ्टवेयर या रिक्रूटर जो शुरुआती छंटनी करते हैं, उसी में हम न जाने कितने ऐसे शानदार एटीट्यूड वाले लोगों को इंटरव्यू रूम तक पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं, जो शायद कंपनी की किस्मत बदल सकते थे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर शायद हायरिंग की दुनिया को गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर कागज पर एटीट्यूड कैसे मापा जाए। इसी सोचने वाले सवाल के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यही विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।